दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जय कानपुर। दोस्तों, आज से हम मैथ सीखेंगे सभी लोग मिल करके, और हमारा पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति का। तो मैं ये सोच रहा था कि इससे क्या है कि मेरा भी रिवीजन होगा और लोगों को भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति के बारे में, संख्या क्या होती है। तो संख्याएँ होती हैं जी, जैसे हम कोई चीज़ सामान लाते हैं तो उसको गणना करने में जो यूज़ करी जाती है संख्या, कि एक चीज़, दो चीज़, 5 किताबें लाएँ, 10 किताबें लाएँ, ये चीज़ें। तो संख्याओं के बारे में और चिन्हों के बारे में तो वही होता है। संख्या क्या होती है तो हम जैसे आपको बता रहे हैं, आप सभी लोग भी नोट भी करिए, है ना। हम लोग लिखेंगे कि संख्या क्या होती है। जिन वस्तुओं की गणना का उपयोग या चिन्हों का इन वस्तुओं की गणना या उपयोग या चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो संख्या वो होती है, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं, वस्तुएं लेने जाते हैं, तो वस्तुओं की जो गणना की जाती है, तो या गणना करें तो, या फिर जो चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, भाग, गुणा, ये चिन्ह होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि संख्या होती कितने प्रकार के हैं। तो संख्या हमारी 3 प्रकार की होती है। संख्या क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। संख्या हमारी क्या है? संख्या हमारी 3 प्रकार की होती है। हम इसको अलग अलग डिवाइड करें। सबसे पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं इसमें रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के बाद में हमारी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमारी होती है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्याओं को हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। तो संख्याओं के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। संख्याओं को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, फिर काल्पनिक संख्या और फिर मिश्रित संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे वास्तविक संख्या हमारी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ऐसे, ठीक है। और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं?
काल्पनिक संख्या हमारी होती हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं आयोटा। और जैसे हम अपने जो रोज के यूज में नहीं करते, जैसे हमने पढ़ा है इसको आप आयोटा को पढ़ेंगे, जैसे आप आईआईटी जेईई करेंगे, आईआईटी जेईई करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, उसमें हम इसको पढ़ते हैं आयोटा को, इसको आयोटा बोलते हैं। या फिर अंडर रूट, जैसे -1, ये हमारी ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या हम लोग अंडर रूट -1 का मान जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो ये काल्पनिक क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। और उसके बाद मिश्रित संख्याएं, जैसे मिश्रित संख्याएं इन संख्याओं से और इन संख्याओं से मिल करके क्या हमारी मिश्रित संख्याएं बनती हैं। जैसे उससे हमने कोई संख्या ले ली 2 और प्लस हमने यहाँ से क्या ले लिया, आयोटा ले लिया, इसको आई को आयोटा बोलते हैं, आई। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मिश्रित संख्या हो गई। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे इसके और पढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, क्योंकि जो हमारी काल्पनिक संख्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जैसे आईआईटी या जेईई जो लोग तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करें, जेईई की करें या इंजीनियरिंग की करें, तो उसमें होता है ये सिलेबस में, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को भी क्या है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पूर्णांक और दशमलव में। दशमलव को हम बोलते हैं डेसिमल और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। आप वास्तविक संख्याओं को हमने बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या 2 भागों में होती हैं, एक पूर्णांक और एक क्या होती है, दशमलव। हम बात करेंगे पूर्णांक की, अभी दशमलव के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक पूर्णांक को भी क्या करेंगे, 3 भाग में तोड़ेंगे। पूर्णांक को क्या करेंगे, 3 भाग में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद होता है यहाँ पे 0 और यहाँ होता है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को हम कह सकते हैं जो एक रेखा होती है, आप समझना एक बात, हमारी ये जो रेखा है ना, इसमें यहाँ पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो जो ये है ना, ये बीचों बीच इसका, यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको 0 रखेंगे। यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे डॉट चलता रहेगा, कहाँ, इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, और इस तरफ अब जब आप आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे इधर चलता रहेगा, -4 -5, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक आप समझ गए होंगे, ऋणात्मक समझ गए होंगे। धनात्मक मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, 0 हमारा ये हो ही गया। और ऋणात्मक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट ये चलेगा इन्फिनाइट तक, और वो भी डॉट इन्फिनाइट तक। इतना समझ में आ गया। अभी आगे और देखते हैं। हम लोगों ने पूर्णांक और
दशमलव के बारे में पढ़ा, ठीक है। पूर्णांक के भी क्या होता है, पूर्णांक के 4 भाग और होते हैं, पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक के 4 भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे पहले पूर्णांक में होता है प्राकृत नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद में फिर होता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर। उसके बाद क्या आएगी, अभाज्य संख्याएं, उसके बाद भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। पूर्णांक को 4 भागों में पढ़ेंगे। पूर्णांक सबसे पहले प्राकृत संख्या होती है पूर्णांक के अंदर। प्राकृत संख्याएं जैसे हमारी 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट इन्फिनिट तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं के आगे क्या 0 से स्टार्ट होती है, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डाट इन्फिनिट तक ली जाती है। हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, इसका अभाज्य संख्या का एक नियम होता है। हमारी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिस संख्या के केवल और 2 केवल गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर ओनली। इसमें लिखना आप, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा, अभाज्य संख्या, और यहाँ नीचे लिखना है इसको थोड़ा सा, क्या लिखना, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का नियम होता है जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हों वह अभाज्य होगी। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। मैं अभाज्य और भाज्य को दूसरी स्लाइड में बता देता हूँ ना। वीडियो सही चल रही है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
प्राइम। तो इसका जिन संख्याओं का आप लोग लिखिए, जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों, वह अभाज्य संख्या होगी। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मतलब कोई भी संख्या हो उसकी केवल दो फैक्टर होने चाहिए। जैसे हमने सबसे छोटी संख्या ले ली 1। आप लोग ये बताइए क्या 1 के दो फैक्टर हैं? इसके दो फैक्टर हो सकते हैं? एक हो सकता है और दूसरा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या 1 ये अभाज्य संख्या है? लेकिन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? 1 को हटा देंगे, अब हम 2 लेते हैं। 2 देखिए 2 के क्या दो फैक्टर हैं? हाँ, हम कह सकते हैं। तो 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि इसके दो गुणनखंड हो रहे हैं। एक ये 1 से भी कट रही है और एक ये 2 से भी कट रही है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हों वह अभाज्य संख्या होगी, है ना? तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिख लेंगे 2, 3 भी होगी। 3 इसलिए होगी, देखो 3 इसलिए होगी क्योंकि 3 की देखो 1 से ही कटेगी और ये 3 से कटेगी, 1 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, है ना? तो 3 के बाद हम 5 को ले लेंगे क्योंकि 5 किसी और से नहीं कटेगी। 5 केवल 1 से कटेगी और क्या 5 से कटेगी, ये किसी और से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा? तो हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे। 7 भी अपने 1 से कटती है और 7 से कटती है। 7 के बाद किससे कटेगी? 9 को नहीं लेंगे। आप लोग ध्यान रखना, 9 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 9 देखो 9 ये 1 से भी कटती है, ये क्या 3 से भी कटती है, 3 से 9 कटती है और ये 9 से भी कटे जाएगी। तो ये फिर तो गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी परिभाषा है कि जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर्स, है ना? ओनली 2 फैक्टर। ठीक है ना? ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 9 हमारी क्या है? 9 हमारी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद क्या आएगी? 11 के बाद 13 के बाद क्या 17, ऐसे ही आएगी। समझ में आ रहा है लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या पे ना। ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या। हम लोग ये जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिट नंबर, ठीक है? कंपोजिट नंबर की परिभाषा क्या है? कंपोजिट नंबर की परिभाषा है कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम क्या है? भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें कह रहा था कि जिन संख्याओं के केवल 2, मतलब 2 से कम भी नहीं होने चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन इसकी परिभाषा भाज्य संख्या जो है उसकी परिभाषा है जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुण होने चाहिए। 3 तो होने चाहिए कम से कम। अगर 4 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हों या 3 से ज़्यादा हों
तो वह संख्या भाज्य होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक लेके देख लेते हैं। आप देखो क्या इस संख्या के 3 फैक्टर हो सकते हैं? क्या एक के 3 फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वयं से कटेगी ना, एक से। ठीक है, 2 के हमने बता ही दिया, 2 जो है वो केवल 1 से कटेगी और किससे कटेगी? 2 से। तो इसका मतलब क्या, 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं होगी, क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। और भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 फैक्टर हो, है ना, कम से कम 3 फैक्टर। तो ये 2 भी नहीं होगी। अब हम 3 को देखें तो 3 भी 1 से कटती और 3 से कटती है, 3 भी नहीं होगी। फिर क्या करें, तो 4 को देखते हैं, 4 को देखते हैं। तो 4 को लेंगे तो उसको देखो 1 2 3, इसलिए 1 से भी कटेगी, है ना, 1 से कट जाएगी 4, 2 से भी कट जाएगी, और क्या है 4 से भी कट जाएगी। तो इसके देखो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो हमारी क्या है, वो है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी? 4, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। और हमारी परिभाषा कहती है कि किसी भी संख्या के 3 फैक्टर होने चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या। 1 से भी कट रही है, 2 से, और ये 4 से कट रही है। समझ में आ गया आपको? तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य हमारी 4। उसके बाद 5 कटेगी नहीं, ठीक है, 5 यहाँ पे भाज्य, 6 कट जाएगी, 6 के बाद 6 देखो कैसे कटेगी, 6 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और ये से कटेगी 6 से। देखो इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं ना, इसके क्या हो रहा है? 4 फैक्टर हो रहा है। लेकिन परिभाषा में क्या है कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से ज़्यादा हो तो वह संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। तो इसके क्या 3 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है कि नहीं? तो 6 यहाँ लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 8 के बाद 9 भी लिख सकते हैं। 9 देखो भी यहाँ पे हमने चेक किया था तो 9 के कितने फैक्टर हो रहे थे? 3। देखो 9 के 3 हो रहे थे, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, और 9 से, 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और 9 से कटेगी। समझ रहे हैं ना आप? तो ये 9 क्या हो जाएगी? ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 के बाद हमारी क्या, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 भी हो जाएगी, 15 भी हो जाएगी। ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है, इन्फिनाइट तक, और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगी। आ गया होगा समझ में शायद, है ना? आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हटाते हैं, फिर आगे और बताते हैं। आप लोग हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 नंबर में पढ़िए कि 1 से लेके और 50 तक जो 1 से लेकर, पूरा लिख ही देते हैं हम, 1 से लेकर 50 तक कितनी होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक, तो इसमें होता है 15, ठीक है। आपको ये याद करना है, डायरेक्ट 15 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2 नंबर पे आइए, फिर हम क्या चलेंगे, 50 से लेके 50 तक क्या होगा, 51 से लेके, है ना, 51 से लेकर 100 तक यहाँ हम अगर ऐसा लिखें कि 1 से लेकर 50 के बीच, 50 के बीच आभास संख्या, तो 51 से लेकर 100 तक, 100 के बीच अभाज्य संख्याएं
कितनी होंगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 10 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना डायरेक्ट। आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि 1 से लेके और 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 10 और 15 आएगी। तो 15 और 10 दोनों जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है, आगे समझ। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 1 से लेके 200 के बीच में 46 होती हैं, और उसके बाद 1 से लेके 1000 के बीच में 168 होती हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से लेके 200 के बीच में कितनी होगी, 46, और 1 से लेके 1000 के बीच में 168, 168 संख्याएं होंगी आज। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, वीडियो क्लियर चल रहा है, ठीक है, सही दिख रहा है। हम आपको एक कोड बताएंगे, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे हम क्या है, ये संख्याएं 1 से 100 तक की बता देंगे आपको। 25 संख्याएं होती हैं। जैसे पूछ दिया जाए कि 21 से और 50 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो आप बता देंगे डायरेक्ट, ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको कोड बता देंगे, उससे आप बता देंगे। ठीक है, और कोड लिखवा दे रहे हैं आपको, कोड लिखा दे रहे हैं, आप कोड लिख लीजिए, 44, 22, 32, 23, 21। देख लीजिए, ये क्या है, 4 संख्या किसमें होंगी, 1 से लेके और 10 के बीच में। ठीक है, और ये 4 फिर क्या होंगी, 11 से लेके 20 में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको बड़ा लिखा देते हैं थोड़ा, सभी को आप समझ में आएगा। 44, 22, 32, 23, 21। इसको क्या है, ये 1 से लेके 10 के बीच में, ये क्या है, 11 से लेके 20 के बीच में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 21 से लेके 30 के बीच में, और ये 31 से लेके 40 के बीच में, ये 41 से लेके 50 के बीच में, ये 51 से लेके 60 के बीच में, ये 61 से लेके 70 के बीच में, ये 71 से लेके 80 के बीच में, और ये क्या हो जाएगी, 81 से लेके 90 के बीच में, और ये 91 से लेके 100। ठीक है, समझ में आ गया। अभाज्य संख्याओं का ठीक है, हटाओ इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखें, इस चीज़ में क्या होता है, सभी लोग यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अभाज्य, ये तो
इसमें ध्यान रखना, प्राइम नंबर आप देख के सब लोग क्या चौंक जाते हैं। आप लोग ये समझेंगे कि इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं होंगी कौन सी, जैसे 2, 3, 7, 11, ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा होती है कि जिन संख्याओं में एक कॉमन होगा, जिन संख्याओं में एक कॉमन होगा, या जैसे दो संख्याएं हमने दे दी, जैसे मैंने लिख दिया 3 और 7, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, आप लोग बताएं। अगर इसका और इसका एचसीएफ देखा जाए क्या एक होगा, आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे आपसे लिख दिया कि ये 22 और ये 11, 22 और 11, क्या इसका एचसीएफ एक होगा, आप लोग कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ 2 होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 2, क्योंकि ये 11 से ये 2 बार में कटेगी ना, तो ये क्या, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी अंक होंगे या जो भी संख्या होगी उसका एचसीएफ हमारा एक होना चाहिए। अगर वो एक आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, सहअभाज्य संख्या हमारी होगी। जैसे और लिख के बताते हैं आपको, जैसे हमने लिख दिया 9 और 11, आप लोग बताइए इसका एचसीएफ एक है, इसका एचसीएफ एक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। जैसे और हमने लिखी 103 और हमने लिख दी 3, आप लोग बताइए इसका एचसीएफ एक होगा कि नहीं होगा, ये 3 से तो कटेगी नहीं ना, कट जाएगी, नहीं कटेगी, इसका एचसीएफ एक, इसका मतलब क्या है, ये सही है संख्या, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका आप लिख लीजिए, इसका मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, जिस संख्या का जिस संख्या का एचसीएफ एक हो या जिन संख्या में केवल एक कॉमन हो वह कोप्राइम सहअभाज्य संख्या होगी। समझ गए आप लोग। हमको बस संख्या देखनी है और उसमें एचसीएफ देखना। अगर एचसीएफ एक आ रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या। अगर एचसीएफ एक से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी वो संख्या। जैसे ये क्या होगी, हमारी गलत हो गई। समझ गए आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये हमने पूरा पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव को क्या बोलते हैं, डेसिमल, ठीक है। दशमलव क्या होता है, तो दशमलव भी क्या होता है, 2 होते हैं दशमलव को क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। दशमलव को हम 2 भाग में बांटेंगे, दशमलव को क्या हम करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
डेसिमल। समझ में होंगे आप लोग, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या मतलब होता है? शांत दशमलव का मतलब हमने जैसे लिख दिया 0.5, 0.5 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख देंगे? 5.10 तो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। समझ में आ गया आपको? उसके बाद जैसे हमने फिर देख लिया 0.64, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 64/100 लिखेंगे ना। 1.2 तो दो जीरो लगाएंगे हम, इसको काट देंगे, 4 से काटो, 16/25, ये भी 7 होगा। आ रहा है समझ में ना? समझ में आ गया? अब जैसे हमारी अशांत में, तो अशांत में क्या होता है? अशांत का मतलब जैसे क्या होगा? जैसे हमने लिख दिया 0.33333 डाटा इन्फिनिट। अशांत का मतलब क्या होगा? ये अभी अशांत नहीं हो रहा, ये चलते जा रहा, चलते जा रहा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव, इसके अशांत दशमलव के भी 2 भाग होते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको अशांत दशमलव के 2 भाग और पढ़ा देगा। अशांत दशमलव को 2 भागों में हम लोग विभाजित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो रिपीटिंग में जैसे क्या होगा? सबसे पहले हमने लिख दिया 0.33333 इन्फिनिट, 0.125 1 2 5 1 2 5 1 2 5 डाटा इन्फिनिट। ये हमने लिख दिया 5 6 7 5 6 7 5 6 7। हमारे कहने का मतलब क्या है? ये रिपीट जरूर हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके क्या है, ये मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? दोहरा रहा है। 1 2 5 1 2 5 का फिर क्या है? 1 2 5 1 2 5। तो इसको हम क्या है? इसको P/Q में भी लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? जैसे इसका हो गया 0.342567396, मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा है हमको कि ये कहाँ, इसका कोई सिस्टम भी नहीं बन पा रहा है। कोई भी संख्या लगातार जा रही है, अभी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है? ये तो हमें पता चल रहा है कि ये संख्या क्या है? जा तो लगातार रही है, लेकिन संख्या तो पता चलेगी ये 3 ही ऊपर कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। इससे ये हो गया 1 2 5 1 2 5, तो ये क्या अनंत तक जाएंगे? 1 2 5 1 2 5। ये चीज़ तो हमें पता चल रही है, लेकिन इसमें पता नहीं चल रही। इसको हम P/Q में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ये निशान आपने पढ़ा होगा, किसका निशान होता है? ये बार का है ना, बार का। इसका मतलब क्या होता है कि जो जितनी बार आए वैसे ही लगाते हैं, जैसे नहीं 3 कितनी बार आए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर हम ऐसे बार लगा सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया तो क्या लिखेंगे? 0.125 के ऊपर बार, ठीक है, ये चीज़।
आपने पढ़ा होगा ये बार का निशान होता है, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे 5 6 7 5 6 7 रिपीट हो रहा है, 0.567 ऐसे, और इसके ऊपर बार लगा दिए, ये हम ऐसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है ना, इसमें तो नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ पे इसको बार लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हुई, आधा दूसरी आ रही है ना, समझ में आया। चला लिखिए, मैं हटा देता हूँ उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ में आया आपको, परिमेय संख्या रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर की परिभाषा होती है, रेशनल नंबर की जो परिभाषा होती है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया 5/6, समझ गए, ये P/Q के रूप में लिखिए ना। हमने लिख दिया 9/3, है ना। हमने लिख दिया 12/2, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। बात आती एक जगह पे और, एक पाई होता है, पाई यहाँ पे लिख देते हैं, एक पाई होता है, आप लोग जानते हो, सभी लोग पाई के बारे में, ठीक है। पाई होता है, इसके 3 मान होते हैं। एक पाई का मान होता है 3.1415, और एक क्या मान होता है इसका, 22/7 होता है। तो कहने का क्या मतलब, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये जो मान है, ये किसका मान, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ नीचे, परिमेय संख्या, ठीक है। इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल ठीक है। आप परिमेय संख्या, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.14 नंबर होगी। लेकिन परिमेय संख्या क्या होगी, 22/7, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। जैसे इसमें जैसे हो गई आपकी √2 या √3, ठीक है। तो
√2 का मान नहीं पता है, लेकिन अगर निकालेंगे तो लगभग में कितना मान आता है, कितना आता है मान इसका, लगभग मान आता है इसका 1.414 है ना। तो देखो अपरिमेय संख्या जैसे ये है ना, ये जो लिखी है आप देखो इसमें क्या होता है 3.1415, लेकिन इसके बाद डॉट 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 इन्फिनिट तक होता है। इसको पीओटे के रूप में नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और ना इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि इसका मान इतना नहीं होता, और भी होता है इसका डॉट 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 करके इन्फिनिट तक होता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। और ऐसे ये होता है √2 का मान क्या होता है 1.414 डॉट 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 इन्फिनिट। समझ में आ गया। उसके बाद √3 का मान क्या होता है, √3 का मान क्या होता है 1.732, ये भी डॉट 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 चलेगा इन्फिनिट तक। ये क्या हो गई हमारी ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या, ये ठीक है। और ये क्या हो गई परिमेय संख्या, 5/6, 9/3, 9/12, 7/22। समझ में आ रहा है आपको, समझ रहे हैं ना आप लोग। हमारी परिमेय जिस संख्या को हम पीओटे के रूप में लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। अब आप लोग बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा नहीं आ गया, सभी को आ गया होगा। हटा दे इसको। इसी में नंबर सिस्टम में ही होता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान, और इसी में क्या होता है जातीय मान। जातीय इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थानीय मान को प्रेस नंबर, और इसको क्या बोलते हैं फेस नंबर। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस नंबर। प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, जहाँ पे जो अंक रखा है, जिस अंक के बारे में पूछा है उसका स्थान पूछता है। कि अगर पूछ रहा है मान लीजिए जैसे इसमें पूछा आपसे कि 3, 2, 7, 9, इसमें 2 का स्थान क्या है, वो पूछेगा 2 का स्थानीय मान बताइए। तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि 2 का स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं 2 लिखते हैं, और उसके पीछे जितने अंक लिखे होते हैं उतने में क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 200। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, जो स्थान पे है, जो अंक जिस स्थान पे है वो इसका स्थान पूछता है। जैसे इस संख्या, एक संख्या ये हो गई, आपसे दूसरी संख्या मान लो आपसे पूछा कि 9, 7, 6, 3, 9, 2 में 7 का स्थानीय मान बताइए। तो हम लोग बचपन में पढ़े इसको, तो 7 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हमने ऐसे 7 लिखा और उसके पीछे जो भी अंक है 1, 2, 3, 4, हमने क्या किया 4 0 लगा दिए। तो हमने क्या लिखा सीधे 70,000। हमारे लिए आंसर हो गया। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान का मतलब क्या होता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है हमारा चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है चेहरा। कहने का मतलब है जैसे कोई यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं 3, 4, 9, 2, 5,
इसे पूछ रहा है कि 4 का फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू है ना। पूछेगा कि 4 का जातीय मान बताइए, तो आपको फेस 4 में कैसा दिखता है ये बताइए। 4 का फेस मतलब चेहरा कैसा दिखता है, 4 की तरह, तो इसका 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। और जैसे आपसे दूसरा पूछे कि 9 3 2 5 6, इसमें पूछेगा कि आप बताइए कि 9 का पूछेगा कि 9 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या बताएंगे, सीधे आप 9 बता देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो संख्या जैसी दिखती है हमको वही मान रख देना होता है। स्थानीय मान में क्या होता है, उसका स्थान के बारे में बात करते हैं, जितने स्थान पर रखा है वही बताते हैं। समझ में आ गया। तो आप लोगों को ये क्लास हमारी पहली क्लास थी गणित की। हम सोच रहे हैं कि डेली क्लास लेंगे, आपको सारे चैप्टर जो भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे सारे चैप्टर आपको कराएंगे। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त सूरज नाम है मेरा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको।